एक गौरवशाली ब्रिटिश साम्राज्य सुदूर उपमहाद्वीप के राष्ट्र के प्रति इतना आसक्त क्यों है? वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम को हिलाकर रख देने वाला केवल 7 मिनट का एक वीडियो क्लिप बीबीसी पर अब तक की सबसे अधिक रेटिंग दर्ज करके एक घटना बन गया है। शुरू में इसे केवल एक फैशन या लहर के रूप में देखा गया था, लेकिन जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ब्रिटेन के जाने माने समीक्षकों ने इसकी प्रशंसा की और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों ने भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा, जो हमने खो दिया है वह भारत के पास है। यह सिर्फ भारत नहीं है, यह आत्मा का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहे ब्रिटेन ने भारत के स्वरूप में एक राष्ट्र के रूप में अपने खोए हुए आदर्श को पाया है। पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाली इस कुरानी करने के लिए चौंकाने वाली सामग्री में आखिर क्या था? ब्रिटेन में सराहा गया भारत का 7 मिनट का वीडियो, अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग वाला बीबीसी इंडिया स्पेशल। भारत महज एक देश के सांस्कृतिक प्रभाव से कहीं आगे बढ़कर एक विकसित राष्ट्र के मानदंडों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बीबीसी प्रसारण निगम की एक विशेष संवाददाता, एक ब्रिटिश महिला, ने भारत पर अपनी खोजी रिपोर्ट की सामग्री साझा की, जिसके बाद सांस्कृतिक समीक्षकों, नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस विषय में गहरी रुचि दिखाई। आखिर यह कैसी कहानी है? आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले बस एक पल, अगर आप 1 सेकंड में लगने वाले पसंद करें बटन को दबा दें तो यह वीडियो बनाने में हमारी बहुत मदद करेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं बीबीसी इंटरनेशनल डेस्क की विशेष संवाददाता लॉरा डेविस हूं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने और बीबीसी में शामिल हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं और मैंने हमेशा एक ब्रिटिश नागरिक होने का गौरव अपने दिल में रखा है। हमारा ब्रिटेन शेक्सपियर की जन्मभूमि है, औद्योगिक क्रांति का जन्म स्थान है और दुनिया की सबसे पुरानी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा वाला देश है। मेरा मानना था कि दुनिया को ऐसे शानदार इतिहास और संस्कृति वाले ब्रिटेन की छवि दिखाना ही मेरा मिशन है। एक दिन मैं लंदन के पिकाडिली सर्कस के पास एक कैफे में अपनी अगली रिपोर्ट की योजना बना रही थी। मैं विंस्टन चर्चिल की जीवनी पढ़ रही थी। उस खंड को पढ़कर मेरे मन में गर्व की भावना भर गई कि कैसे उनकी अटूट भावना ने ब्रिटेन को विश्व युद्ध में जीत दिलाई। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, अरे ये क्या है? जिज्ञासा से मैंने मुड़कर देखा तो बगल की मेज पर बैठे कुछ युवा देवनागरी लिपि में लिखे फ्लैश कार्ड्स लेकर लगन से पढ़ाई कर रहे थे। यह मेरे लिए अविश्वसनीय था कि ब्रिटेन के भविष्य को संभालने वाले युवा ब्रिटिश साम्राज्य की भाषा या यूरोपीय भाषा के बजाय हिंदी पढ़ रहे थे। मैं ईमानदारी से कहूं तो तब तक मुझे भारत या पूर्वी संस्कृति में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मानना था कि ब्रिटिश संस्कृति ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। क्या हमारी भाषा अंग्रेजी दुनिया की साझा भाषा नहीं बन गई है? और क्या हमारे कानून और संस्थाएं दुनिया के मानक नहीं बन गए हैं? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी अन्य देश की संस्कृति इतनी गहराई से ब्रिटेन में प्रवेश कर सकती है, लेकिन वह दृश्य मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर गया। आखिर क्या है जिसने इन युवाओं को हिंदी की ओर आकर्षित किया? हमारे शेक्सपियर, बीटल्स या हैरी पॉटर से ज्यादा आकर्षक और क्या है? यह सवाल मेरे दिमाग से नहीं निकला और आखिरकार मैंने उनके पास जाकर पूछने का फैसला किया। उनके जवाब ने मुझे और भी चकित कर दिया। भारतीय संस्कृति बहुत शानदार है, उन्होंने कहा। परंपरा और आधुनिकता का उसमें पूर्ण तालमेल है और वह हमेशा कुछ नया रचती है। मेरा मानना है कि ब्रिटेन को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। यह सुनकर मेरे मन में एक जटिल भावनाएं उमड़ पड़ी, चिंता और आक्रोश। यह सब कुछ एक साथ मिल गया था। एक ओर ग्रेट ब्रिटेन के वंशज होने का गर्व था, तो दूसरी ओर यह चिंता कि हमें पता भी नहीं चला और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, और साथ ही अपनी संस्कृति से दूर होकर दूसरे देश की संस्कृति में डूबे युवाओं के प्रति निराशा भी थी। कैफे में उस चौंकाने वाले अनुभव के बाद मैं तुरंत बीबीसी ऑफिस लौटी। उसके बाद मैंने भारत में रुचि लेना शुरू कर दिया। जब मैं अपने सहकर्मी सोरेन स्टैम से भारत के बारे में बात कर रही थी तो मैंने देखा कि बगल में बैठे जेम्स हमारी बातचीत में दिलचस्पी ले रहे थे। जेम्स 20 से अधिक वर्षों से बीबीसी में काम कर रहे एक अनुभवी पत्रकार हैं। उन्हें विशेष रूप से चीनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से 90 के दशक की शुरुआत तक चीन के आर्थिक उदारीकरण के दौरान बीजिंग में संवाददाता के रूप में उनका अनुभव सचमुच शानदार है। जेम्स के लिए एशिया का मतलब चीन था। वह चीन की पारंपरिक संस्कृति और इतिहास के गहरे प्रशंसक थे। मेरी बात सुनते सुनते जेम्स का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। चीन केंद्रित एशियाई नजरिए वाले उनके लिए
भारतीय संस्कृति का अचानक उभरना एक अस्वीकार्य वास्तविकता जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने वर्षों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता को एक अस्थायी घटना मान रहे थे। और उन्होंने मुझसे कहा, तो क्या हुआ? 80 के दशक में भी भारत का क्रेजस था, यह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें ब्रिटिश संस्कृति की अंतर्निहित शक्ति को नहीं भूलना चाहिए लॉरा। जेम्स की बातों से मैं हताश हुई, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबाया और शांति से जवाब दिया, जेम्स, भारत का सांस्कृतिक प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और गहरा है। यह वैश्विक स्तर पर फैल रहा है। इसके अलावा भारत केवल संस्कृति में ही नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी अद्भुत परिणाम दिखा रहा है। यह सिर्फ एक चलन नहीं है, यह विश्व व्यवस्था में बदलाव है। तभी बगल में बैठी सहकर्मी सोरेनस्टैम बीच में बोली, लॉरा सही कह रही है जेम्स, तुम्हारा नजरिया बहुत संकीर्ण है। दुनिया तेजी से बदल रही है। हमें भारत की सफलता को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर हम केवल अतीत की महिमा में ही डूबे रहे तो दुनिया के तेजी से हो रहे बदलावों में हम पीछे रह जाएंगे। जेम्स कुछ देर के लिए निशब्द रहे और मुझे सोरेनस्टैम के समर्थन से और हिम्मत मिली और मैंने अपनी बात जारी रखी। हमें खुले दिल से दुनिया को देखना होगा। हमें भारत की सफलता से सीखने के बिंदु खोजने चाहिए और अपनी संस्कृति को भी और विकसित करना चाहिए, है ना? इस बातचीत के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। मेरे सहकर्मियों ने भारत में और ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और हमारे रिपोर्टिंग के तरीके भी धीरे धीरे बदलने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि जो मैंने देखा वह महज एक संयोग नहीं था। मुझे लंदन में हर जगह भारतीय संस्कृति के निशान मिलने लगे। जब मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चल रही थी तो मुझे हिंदी में लिखे साइन बोर्ड दिखने लगे। भारतीय रेस्तरां, चाय और मिठाई की दुकानें। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मुंबई या दिल्ली की किसी सड़क पर चल रही हूं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में सामने आया। जब मैंने सुना कि मेरे अल्मा मेटर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी हिंदी भाषा के कोर्स शुरू हो गए हैं तो मैं निशब्द रह गई। जिस कक्षा में शेक्सपियर और मिल्टन की भाषा पढ़ाई जाती थी वहां अब देवनागरी सिखाई जा रही है। क्या यह सचमुच भारतीय भाषा है? इस विचार के साथ मुझे धीरे धीरे हिंदी की महत्ता का एहसास होने लगा। लेकिन एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर मेरा इंतजार कर रही थी। ब्रिटेन के कुछ निजी स्कूलों ने दूसरी विदेशी भाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया था। फ्रेंच या जर्मन को छोड़कर हिंदी को चुनना, यह सचमुच एक क्रांतिकारी बदलाव था। ब्रिटेन के भविष्य को संभालने वाले अभिजात्य वर्ग का हिंदी सीखना, इस तथ्य ने मेरे मन में एक अजीब सी चिंता पैदा कर दी। और यह बदलाव केवल शिक्षा जगत तक ही सीमित नहीं था। ब्रिटेन की कंपनियां भी तेजी से बदल रही थीं। जब मैंने सुना कि कुछ कंपनियां भारतीय शैली की जुगाड़ और चाय पे चर्चा की संस्कृति अपना रही हैं, तो मुझे अनायास ही हंसी आ गई। मैंने कल्पना की कि औपचारिकताओं को महत्व देने वाले ब्रितानी लोग चाय पीते हुए भारतीय तरीके से जुगाड़ कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि ये कंपनियां अतिथि देवो भव और सहनशीलता जैसी भारतीय भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थीं। ब्रिटिश कॉरपोरेट संस्कृति में ऐसी पूर्वी अवधारणाओं का प्रवेश होना वास्तव में अविश्वसनीय था। इन सभी बदलावों को देखते हुए मैं एक जटिल और सूक्ष्म भावना से घिर गई थी। एक ओर मैं इस तथ्य से उत्साहित थी कि दुनिया तेजी से बदल रही है, तो दूसरी ओर मुझे यह चिंता थी कि क्या हमारे पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति का क्षरण हो रहा है। लेकिन मैंने इन बदलावों को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश की। यह महज एक चलन है या फिर यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है? मुझे गहराई से समझने की जरूरत थी। और इस प्रक्रिया में मैंने महसूस किया कि हमें अपनी ब्रिटिश संस्कृति की ताकत और कमजोरी का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। लंदन शहर में भारतीय संस्कृति के प्रभाव से हैरान होकर मैंने उसके केंद्र में मौजूद हिंदी भाषा के बारे में और गहराई से जानने का फैसला किया। जो तथ्य मुझे पता चला उसने मुझे और भी चकित कर दिया। सबसे पहले जब मैंने दुनिया के भाषाविदों द्वारा हिंदी भाषा के मूल्यांकन के बारे में सुना तो मैं अपनी जुबान बंद नहीं कर पाई। अमेरिका के जाने माने भाषाविद प्रोफेसर क्लॉड हैमिल्टन ने हिंदी को मानव इतिहास की सबसे सूक्ष्म और अभिव्यंजक भाषाओं में से एक बताया। शुरू में मुझे लगा कि यह अतिशयोक्ति है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारी वर्णमाला कितनी कुशल और सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे मैंने देवनागरी, संस्कृत के शब्दों और उपभाषाओं का उपयोग करने वाली हिंदी की गहराई को समझा, मैं धीरे धीरे उनकी बातों से सहमत होने लगी। प्रकृति की ध्वनियों और सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने वाले ध्वन्यात्मक शब्द और द्विरुक्तियों की प्रचुरता
और सामने वाले का सम्मान करने वाली शिष्ट भाषा की व्यवस्था। यह आश्चर्यजनक था कि इस तरह का दार्शनिक और सूक्ष्म दृष्टिकोण सैकड़ों वर्षों में विकसित हुआ है। उस समय ब्रिटेन मध्ययुगीन अराजकता में रहा होगा, लेकिन भारत के पूर्वज वास्तव में महान थे। मैंने बुदबुदाते हुए हिंदी के बारे में और गहराई से खोज की। ऐसा करते समय मुझे संयुक्त राष्ट्र में चल रही गतिविधियों के बारे में पता चला। यह आंदोलन चल रहा था कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की मुख्य भाषाओं में से एक के रूप में अधिक इस्तेमाल किया जाए। शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ। हिंदी का अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी भाषाओं की श्रेणी में शामिल होने की कोशिश करना चौंकाने वाला था, लेकिन जल्द ही मेरा मन जटिल भावनाओं से भर गया। एक ओर मुझे संदेह था कि क्या हिंदी में वास्तव में उतनी योग्यता है, तो दूसरी ओर मेरे मन में यह विचार भी आया कि क्यों नहीं। खासकर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हुआ बदलाव चौंकाने वाला था। योगा और आयुर्वेद पहले से ही काफी पहले दर्ज हो चुके थे, लेकिन हाल ही में नमस्ते, टीन और जुगां जैसे शब्द भी जोड़े गए थे। जिस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर मुझे हमेशा गर्व रहा है, उसमें इतने सारे भारतीय शब्दों का आना शुरू में मुझे बेचैन कर गया, जैसे कि हमारी भाषा की पवित्रता दूषित हो रही हो। इस खबर पर जेम्स की प्रतिक्रिया खास तौर पर यादगार थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अन्य देशों के भी बहुत से शब्द दर्ज हैं, पिज्जा या कोसा जैसे शब्द हैं, है ना? अगर यह हिंदी है तो क्या फर्क पड़ता है? जेम्स की बातों पर मैंने थोड़ा विचार किया। उनकी बातों में कुछ सच्चाई थी, लेकिन कुछ अलग था। अगर अन्य देशों के शब्द मुख्य रूप से व्यंजनों से जुड़े संज्ञा होते, तो हिंदी के शब्द कहीं ज्यादा विविध क्षेत्रों को कवर करते थे। धर्म या कर्म जैसे शब्द महज संज्ञा नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति की भावना और सामाजिक घटना को समाहित करने वाले शब्द थे। जेम्स, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात गति और दायरा है। जबकि अन्य विदेशी शब्द कई दशकों में धीरे धीरे आए, हिंदी के शब्द पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा ये शब्द महज वस्तुओं या अवधारणाओं को दर्शाने से ज्यादा भारतीय संस्कृति के सार को भी व्यक्त कर रहे हैं। जेम्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि हिंदी के शब्दों का तेजी से प्रवाह हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि यह कब तक चलेगा? 5 साल, 10 साल? आखिरकार यह फीका पड़ जाएगा। उनकी बातों पर मैंने थोड़ा विचार किया। मैं जेम्स के संशयवादी दृष्टिकोण को समझ सकती थी, लेकिन साथ ही मुझे अंतर्ज्ञान से लग रहा था कि यह महज एक चलन नहीं है। जेम्स, मैं आपकी चिंताओं को समझती हूं, लेकिन यह महज एक चलन नहीं लगता। भारतीय संस्कृति लगातार विकसित हो रही है और इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड, योग और आईटी के बाद अब भारतीय व्यंजन और यहां तक कि जीवन शैली भी वैश्विक चलन बन गई है ना? यह एक अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक संस्कृति में एक नया अक्ष एक्सिस बन रहा है। जेम्स अब भी संदेह भरी नजर से देख रहे थे, लेकिन मुझे विश्वास था हिंदी की वैश्विक स्थिति का बढ़ना महज एक चलन नहीं है, बल्कि यह विश्व संस्कृति के भूगोल में एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है। यह सब सोचते हुए मैंने अपने ब्रिटेन की स्थिति पर एक बार फिर विचार किया। क्या हमें भी बदलना चाहिए या हमें अपनी परंपरा की रक्षा करनी चाहिए? इस तरह के सवाल मेरे मन में घूम रहे थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, हम बदलाव को अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा सोचते हुए मैंने भारत के विकास की गति पर विचार किया। महज 80 साल पहले भारत एक उपनिवेश था जो विभाजन की त्रासदी से गुजरा था, लेकिन अब यह दुनिया का नेतृत्व करने वाला एक आर्थिक महाशक्ति और सांस्कृतिक शक्ति बन गया है। टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी वैश्विक कंपनियां इसके पास हैं और इसने बॉलीवुड और आईटी इट से दुनिया भर के युवाओं के दिल जीत लिए हैं। मैंने खुद से पूछा, हमारा ब्रिटेन कैसे बदला है? मैंने अपने इतिहास पर नजर डाली। हम अभी भी एक महान राष्ट्र हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। यह सब सोचते हुए मुझे भारत के विकास से ईर्ष्या भी हुई और जलन भी महसूस हुई, लेकिन साथ ही मेरे मन में सम्मान की भावना भी पैदा हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उनका प्रयास, जुनून और नवाचार की भावना वास्तव में अद्भुत है। मेरे मन में विचार आया कि क्या हमें भी बदलना होगा, लेकिन मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, हमारे पास अपनी ताकत है, हमारा लंबा इतिहास, परंपरा और प्रतिष्ठित संस्कृति। हमें इन सब की रक्षा करते हुए कुछ नया स्वीकार करने का तरीका खोजना होगा। ऐसा सोचने पर मेरे मन को काफी सुकून मिला। हिंदी की वैश्विक स्थिति का बढ़ना मुझे खतरे के बजाय ब्रिटेन के लिए एक नई छलांग लगाने के अवसर के रूप में दिखने लगा था। हिंदी की अद्भुत वृद्धि पर रिपोर्टिंग करते हुए मैंने स्वाभाविक रूप से इसके पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। खासकर भारत का पुनरुत्थान का मार्ग एक ऐसा विषय था जिससे बचा नहीं जा सकता था, और मुझे एहसास हुआ
कि यही इतिहास भारत की अद्भुत सफलता की कहानी को और भी शानदार बनाता है। भारत का इतिहास महज आर्थिक विकास का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि यह गहरे घावों और उन पर विजय पाने वाली अटूट भावना की कहानी थी। 1947 में आज़ादी के समय भारत अस्त व्यस्त था। यह समय भारतीयों के लिए असहनीय पीड़ा और क्षति का था, लेकिन साथ ही यह भारतीयों की दृढ़ जीवन शक्ति और अटूट इच्छा शक्ति को साबित करने का भी समय था। खंडहरों के बीच भारतीयों ने निराशा में डूबे बिना खड़े होना सीखा। जिस अंधेरे दौर में संसाधनों और भोजन की कमी थी, उस समय भी भारतीयों की पुनर्निर्माण की इच्छा खत्म नहीं हुई। 1950 में संविधान का निर्माण, हरित क्रांति और आईटी क्रांति भारतीयों की अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मुझे पता चला कि अनेकता में एकता की यही भावना आज की भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। खासकर आजादी के बाद का विकास वास्तव में अद्भुत था। यह एक चमत्कारी बहाली थी जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। शून्य से शुरू करके अपनी प्रौद्योगिकी और मेहनत से खड़े हुए भारतीयों के साहस ने दुनिया के कई देशों को प्रेरणा दी। रतन टाटा और नारायण मूर्ति जैसे उद्यमियों की भावना ने दुनिया भर के व्यापार जगत को प्रेरित किया और भारत के औद्योगिक विकास को जन्म दिया। इस अटूट भावना ने ही आज के भारत को बनाया है। इस इतिहास को जानने के बाद मैं भारतीयों की दृढ़ता और सहनशीलता से गहरी प्रभावित हुई। शून्य से शुरुआत की कठोर परिस्थितियों में भी अपनी पहचान न खोना और पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास करना, यह तथ्य आश्चर्यजनक था। मुझे एहसास हुआ कि यही भावना आज भारत की उल्लेखनीय वृद्धि की नींव बनी है। युद्ध के बाद भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक चमत्कार से कम नहीं थी। 50 के दशक में जब युद्ध के घाव अभी भी बाकी थे, उस देश से शुरू करके महज कुछ ही दशकों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, यह वास्तव में अविश्वसनीय था। मेरा मानना है कि इस प्रक्रिया में भारतीयों के उत्कृष्ट राष्ट्रीय चरित्र और विकास की इच्छा ने एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसे चमत्कार कहा जाता है। उस तेज आर्थिक विकास के पीछे भारतीयों की मेहनत और ईमानदारी, शिक्षा के प्रति उच्च उत्साह और अथक चुनौती की भावना थी। खासकर भारतीयों का शिक्षा के प्रति जुनून वास्तव में अद्भुत है। गरीबी के माहौल में भी बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले माता पिता और देर रात तक पढ़ाई करने वाले छात्रों का दृश्य, क्या यही भारत की सफलता का प्रेरक बल नहीं था? इसके अलावा भारतीयों की नवाचार की भावना भी आश्चर्यजनक है। उन्होंने आईटी, ऑटोमोबाइल और अंतरिक्ष जैसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों को जन्म दिया है। टाटा, इन्फोसिस और इसरो जैसी कंपनियां वैश्विक बाजार का नेतृत्व कर रही हैं। मेरा मानना है कि ऐसी उपलब्धियों के पीछे भारतीयों की रचनात्मकता और सुधार की भावना थी। भारत के इस स्वरूप को देखकर मेरे मन में गहरा सम्मान महसूस हुआ। अतीत के दर्द पर काबू पाकर खड़े होना और दुनिया का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के रूप में विकसित होना, यह वास्तव में शानदार है। साथ ही मेरे मन में यह विचार आया कि हमारे ब्रिटेन को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारत की इस सफलता की कहानी को जितना मैंने देखा, उतनी ही ज्यादा मेरी भारत के बारे में जानने की इच्छा बढ़ी। यह देश इतनी तेजी से कैसे विकास कर पाया, उनकी संस्कृति और भावना कैसी है, मैं और गहराई से समझना चाहती थी। भारत के ऐतिहासिक संघर्षों और विजय को जानने के बाद मैंने भारत द्वारा हासिल की गई वैश्विक उपलब्धियों पर और गहराई से विचार किया, और इस प्रक्रिया में जो तथ्य मुझे पता चला, उसने मुझे और भी चकित कर दिया। सबसे पहले, औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति वास्तव में अद्भुत थी। खासकर आईटी, उद्योग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनकी उपलब्धियां शानदार थीं। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां वैश्विक आईटी बाजार में शीर्ष पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और औद्योगिक रोबोट बाजार में भी भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। हमारी ब्रिटेन की गौरव रही ARM नामक सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी भी अब सॉफ्टबैंक समूह सॉफ्टबैंक ग्रुप के अंतर्गत है। लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों का वैश्विक स्तर पर दबदबा अब भी कायम है। ARM की कहानी ब्रिटिश तकनीकी शक्ति और नवाचार क्षमता को दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह वैश्विक प्रौद्योगिकी में ब्रिटेन के सामने मौजूद चुनौतियों को भी बताती है। गेम बाजार में भी यही स्थिति थी। हालांकि निंटेंडो और सोनी अब भी बाजार में हैं, लेकिन भारत अब मोबाइल गेमिंग और भारतीय सामग्री के साथ नई ऊंचाइयां छू रहा है। खासकर भारतीय गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित नवीन उत्पादों को देखकर मैं भारत की तकनीकी शक्ति और रचनात्मकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। सामग्री और घटक मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स उद्योग में उनकी उपलब्धियां और भी चौंकाने वाली थीं। भले ही वे सामने से दिखाई ना दें, लेकिन दुनिया भर के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारतीय आईटी और सॉफ्टवेयर का होना यह दर्शाता है कि भारत की तकनीकी शक्ति
एक अजेय स्तर पर है। ऐसी वास्तविकता को देखकर हमारे ब्रिटेन की वर्तमान स्थिति फिर से मेरे दिल को कचोटने लगी। लेकिन भारत की उपलब्धियां केवल औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थीं। सांस्कृतिक सामग्री क्षेत्र में उनकी सफलता और भी अद्भुत थी। भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड और ओटीटी और सामग्री की सफलता वास्तव में शानदार थी। जब मैंने सुना कि आरआरआर या दंगल जैसी फिल्में दुनिया भर में एक सामाजिक घटना बन रही हैं, तो मुझे यह मानना पड़ा, जिस साहित्यिक और नाट्य गौरव पर हमें ब्रिटेन में गर्व था, उसके समानांतर अब भारत की कहानियां दुनिया को मोहित कर रही थीं, जिससे मेरा मन जटिल भावनाओं से भर गया। गेम और कैरेक्टर के क्षेत्र में भी भारत एक नया इतिहास रच रहा था। जब मैंने सुना कि भारतीय उपन्यासों और पौराणिक कथाओं पर आधारित वेब सीरीज दुनिया में सबसे ज्यादा राजस्व कमाने वाली मीडिया फ्रेंचाइजियों में से एक बन रही हैं, तो मैं आश्चर्य से अपनी जुबान बंद नहीं कर पाई। हालांकि बीबीसी के नाटक भी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन भारतीय फिल्मों और कहानियों की अनोखी दुनिया और गहरी कथाएं दुनिया भर के प्रशंसकों को लुभाने के लिए काफी थीं। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि यह सांस्कृतिक सफलता सॉफ्ट पावर में बदल रही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा था। G7 शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे मंचों पर भारत की आवाज का महत्व पूरी तरह से बदल गया था। खासकर पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना जैसी वैश्विक चुनौतियों में भारत के अनुभव और समाधानों पर ध्यान दिया जा रहा था। एक घटना खासकर मेरी यादों में रह गई। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक विकासशील देश के प्रतिनिधि ने अपने भाषण के दौरान कहा था, हम भारत जैसा देश बनना चाहते हैं। मुझे एहसास हुआ कि शून्य से विकसित राष्ट्र बनने का भारत का अनुभव पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया है। इन सभी उपलब्धियों पर रिपोर्टिंग करते हुए मेरे मन में गहरी प्रशंसा के साथ साथ जटिल भावनाएं भी थीं। एक ओर मुझे भारत की सफलता पर गर्व महसूस हो रहा था, तो दूसरी ओर मुझे अपने ब्रिटेन की वर्तमान स्थिति पर थोड़ा दुख भी हो रहा था। भारत की अद्भुत वैश्विक उपलब्धियों पर रिपोर्टिंग करते हुए मैंने स्वाभाविक रूप से भारत के भविष्य के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया, और इस प्रक्रिया में जो भारत की क्षमता, पोटेंशियल मैंने खोजी, उसने मुझे और भी चकित कर दिया। सबसे पहले भविष्य के समाज की नवीन तकनीकों, AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। खासकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की तकनीकी शक्ति विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है। इसके विपरीत इस क्षेत्र में हमारे ब्रिटेन के पिछड़ने की वास्तविकता ने मेरे मन को भारी कर दिया। कभी एलन ट्यूरिंग को जन्म देने वाला AI महाशक्ति हमारा देश अब भारत को अपनी यह जगह सौंप रहा है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि भारत आर्थिक और तकनीकी विकास से परे सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार में भी योगदान दे रहा है। खासकर नागरिकों का चेतना स्तर वास्तव में उच्च है। उत्तराखंड बाढ़ जैसी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करते हुए मैं भारतीयों की व्यवस्था की भावना और सहानुभूति से गहरी प्रभावित हुई थी। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी दंगे न होना, एक दूसरे की मदद करना और कतार में इंतजार करना, और यहां तक कि स्टेडियम का कचरा उठाकर वापस जाने वाले प्रशंसकों का दृश्य हमारे ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों के लिए एक आदर्श है। कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में भी भारत की स्वच्छता की उच्च भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। मास्क पहनने को असुविधा न मानना और एक दूसरे की रक्षा के लिए इसे एक स्वाभाविक रूप से किया जाने वाला कार्य समझना, यह पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया। इसके विपरीत हमारे ब्रिटेन को शुरुआती प्रतिक्रिया की अराजकता में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ऐसी वास्तविकता के सामने मैंने एक बार फिर भारत के नागरिक चेतना के उच्च स्तर पर आश्चर्य व्यक्त किया। इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत अब महज एक आर्थिक महाशक्ति से कहीं आगे बढ़कर एक सच्चे विकसित राष्ट्र के गौरव को धारण कर रहा है। न केवल आर्थिक शक्ति बल्कि सामाजिक सुरक्षा, नागरिक चेतना का स्तर और परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल जैसे सभी पहलुओं में भारत पहले से ही दुनिया के शीर्ष देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस रिपोर्टिंग को खत्म करते हुए मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि भविष्य में भारत विश्व मंच पर क्या भूमिका निभाएगा और इस प्रक्रिया में यह कौन से नए मूल्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा, यह जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। साथ ही मुझे एहसास हुआ कि हमारे ब्रिटेन को भी भारत के उदाहरण से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक बीबीसी संवाददाता के रूप में मैं इस रिपोर्टिंग के माध्यम से दुनिया की नई दिशा को पकड़ने में सफल रही हूं, इस पर मुझे गर्व है। भारत का अस्तित्व महज एक राष्ट्र की सफलता से कहीं बढ़कर 21वीं सदी के वैश्विक समाज में सामंजस्य और विकास का एक नया प्रतिमान दिखा रहा है।
मैं भविष्य में भी बदलाव के इस प्रवाह का तेजी से निरीक्षण करती रहूंगी और अपने दर्शकों को गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती रहूंगी। इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी? लॉरा डेविस की भारत पर की गई रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में एक सकारात्मक हवा के रूप में फैले, इस उम्मीद के साथ कृपया अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें और इस प्रेरक कहानी को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें और एक साथ इस पर चर्चा करें। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना और पसंद करें बटन दबाना, जिसमें 1 सेकंड भी नहीं लगता है, वीडियो निर्माण में हमारी बहुत मदद करता है। अब तक यह भावनात्मक कहानियों का चैनल था, जिसने आप तक भावनाओं के साथ सच्चाई पहुंचाई। आपका आज का दिन भी खुशियों भरा हो।